बेटा सभी को आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ने वाले। ठीक है, तो आई होप सब रेडी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हमें उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो हम यहाँ पे मेनली तीन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, एंटोन लेविजियर, जोसेफ प्राउस्ट और जॉन डाल्टन। इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ईयर्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ना उसमें। ठीक है, जैसे इन तीनों ने मिलकर क्या दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो तुम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हो कि एंटोन लेविजियर ने, जोसेफ प्राउस्ट ने और जॉन डाल्टन ने क्या दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। याद है वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा था सबसे पहले? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा गेल इफेक्ट्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, ये दो जो लॉज है तुमने पढ़ लिए होंगे 9th और 10th क्लास में। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और बाकी जो ये तीन लॉज है ये तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दो लॉज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इसका, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो कैसा भी रिएक्शन हो। ठीक है, जैसे ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें हम CaCO3 को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? इसी को क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं, है ना? पढ़ा होगा ना आपने, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम। ये कई बार बेटा पूछा जाता है कंपटीशन में। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे थे। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम्स लेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा? 56। और CO2 कितना मिलेगा? 44। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 100 ग्राम। मतलब टोटल मास जो था वो क्या है? कंजर्व्ड है। जितना पहले था रिएक्टेंट में, अब प्रोडक्ट में भी उतना ही है। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कि एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा बेटा क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स होंगे, जो कि आपस में ऐसे तरीके से कंबाइन करते हैं कि उनका प्रोपोर्शन जो है, जो उनका रेशियो है, वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। जैसे वाटर है, वाटर में दो एटम्स किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। और एक एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो एक का 16। तो 2:16। जब इसको तुम काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1:8। मतलब वाटर का रेशियो क्या है? 1:8। तो ये रेशियो जो है ना बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। चाहे तुम वाटर उठा लो कहाँ से, अमेरिका से उठा लो, या फिर इंडिया से उठा लो, या कहीं से भी उठा लो पूरी दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में। तो उस वाटर का जो रेशियो है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहे हो, हमेशा किस रेशियो में होंगे? 1:8 में होंगे। ठीक है, वैसे जैसे CO2 है बेटा, ठीक है, अगर हम इसका केस लेते हैं तो कार्बन का कितना होता है? 12। और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 16×2 = 32। तो अब इसको कर लो तुम, 2 6 जा 2 16 जा 2 8 जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन करेंगे? 3:8 में। आई होप सबको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है एटम का, अब हम धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो थ्योरी आती है, जो किसी साइंटिस्ट ने दी थी या देने की कोशिश करी थी, ये कह सकते हैं, वो कौन सी आती है? डाल्टन की थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी।
अब हम वो पढ़ लेते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या कहा था, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि एटम जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, एटम दिया था। ठीक है, वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और दूसरा क्या था, एटम को ना ही हम बना सकते हैं, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनका शेप सेम होगा, समझ गए, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनके डिफरेंट होंगी, समझ गए। और क्या कहा था डाल्टन ने, कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में अपनी भागीदारी देती है, ठीक है। तो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। छठा क्या कहा था उन्होंने, कि एटम जो है वो होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। मतलब क्या है इस चीज का, ऐसे नहीं है कि जैसे CO2 है, इसमें कार्बन के कितने एटम्स है, 1, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो ये दोनों क्या है, 1 और 2 होल नंबर्स है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कार्बन मान लो 3/2 और ऑक्सीजन है 3/8, है ना, होल नंबर्स में ही कंबाइन करेंगे, कभी भी फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं करेंगे। तो ये क्या कहा था, ये सारी क्या है, डाल्टन की पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं किस पे, इसकी लिमिटेशंस पे। अब जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए बेटा, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी, तो बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनसे हमें क्या पता चला कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसमें कुछ कमियां थी। तो क्या कमियां थी जिसकी वजह से और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। सबसे पहली कि डाल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल है, मतलब एटम को हम तोड़ ही नहीं सकते, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, एटम ही क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये कहा था डाल्टन ने। पर अब हमें क्या पता है, जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनसे हमें क्या पता चल गया कि नहीं, एटम इंडिविजिबल नहीं है और स्मॉलेस्ट यूनिट भी नहीं है। उसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। और क्या था कि डाल्टन के को ये भी नहीं पता था कि आइसोटोप्स भी होते हैं, ठीक है। उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं सुना था उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम तक इस चीज की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स बेटा बेटा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एक तो क्या होता है C12 और एक C13। वैसे नाइट्रोजन के भी होते हैं 14 और 15, समझ गए ऐसे। इनके देखो एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, सेम हैं, पर मास नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब डिफरेंस कहाँ है, मेन न्यूट्रॉन्स में है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होता है ना एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। मतलब C13 में एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, और C12 में एक न्यूट्रॉन कम है C13 पे। समझ गया आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। आइसोबोर्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, उसमें क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, मतलब एलिमेंट्स ही अलग अलग हैं। जैसे कैल्शियम है और आर्गन है, ठीक है। आर्गन का भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, 40। कैल्शियम का भी कितना होता है, 40, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का 20। तो एटम्स ही अलग हैं पर इनके मास नंबर्स क्या हैं, सेम है। समझ गए। चलो, यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी डिफरेंट है, गलती से बोल दिया। चलो, तो और क्या है, उन्होंने, डाल्टन ने ये बात तो जरूर कही थी कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो आपस में मिल के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स कहा था। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे कंबाइन क्यों करते हैं, समझ गए। और
उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं या सेम एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलके जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में ऐसी कौन सी बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, जो ऐसी कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको बाइंड करती है। ठीक है, तो डाल्टन ने ये भी नहीं बताया था। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, जो गे लुसेक्स लॉ था कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। समझ गए? तो ये बेटा क्या है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जिसकी वजह से मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए और मॉडर्न रिजल्ट्स आए। समझ गए? चलो अब हम